कोलकाता एक्सप्रेस श्यामपुर में रुकी। एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाजा बंद कर लिया। लड़की बोली, बस बस यहाँ से निकल जाऊं। मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहां 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वह लड़की जिसका नाम चंदा था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वह मन ही मन एक उत्सव मना रही थी। उत्सव आजादी का, उत्सव स्वतंत्रता का। चंदा बोली, मैं मुक्त हो गई उस नरक से। चंदा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी मां दिहाड़ी मजदूर का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती, तो कभी पुल का, तो कभी सुरंग बनाने का। चंदा की मां बीमार भी रहा करती, इसलिए उनके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब चंदा 10 साल की हुई, तो एक दिन उसने अपनी मां से कहा, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम का रोटी भी। मां के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही चंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल, समय अपनी गति से बीत रहा था। चंदा 15 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। चंदा की माँ यशोदा उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। चंदा बोली, ये दवा पी ले। दवा नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? दवा दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी। अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने से पहले तेरी शादी देख लूं। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर से सुई ढूंढना। फिर भी यशोदा चंदा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन चंदा की दूर की बुआ यशोदा के घर आई। अरे, पहले सांस तो लेने दो, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में चंदा की बुआ चंदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। यशोदा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी चंदा की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ बोली, अरे यशोदा, कितनी बार कहूँ? उन्हें मैं दिखा दी हूँ चंदा की फोटो। चंदा उन्हें बहुत पसंद है। और लेन देन, फिर वही बात। अरे कहा ना, अभी लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं। उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी में चंदा को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख ही दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले, तो इंसान उस खबर को शक की नजर से देखता है। यशोदा का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक चंदा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ, जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। यशोदा बोली, बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत सारी तकलीफें देखी हैं। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले। इतनी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफें भूल जाओ। अपनी मां से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर चंदा
अपने पति मोहन के घर श्यामपुरा गई। मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। मोहन की मां शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज की औरत थी। जैसे ही चंदा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंदा से कह दिया। शीला बोली, चंदा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में शीला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीजें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर चंदा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी। शादी के पहले जब शीला देवी चंदा को देखने उसके घर गई थी और चंदा ने उसके पांव छुए थे, तो शीला ने कहा था, अरे, तुम मेरा पांव छुओगी? बेटी, देखो तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहां बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। चंदा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा होगी। जरूर बताऊंगी माँ जी। और हाँ, ये लो 2 लाख रुपए, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत खर्चे होंगे पैसे। इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना। महंगी साड़ी, गहने, जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़ेंगे तो फिर भिजवा दूंगी। यशोदा की तरह चंदा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन चंदा को यह पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्मा को दर्द देने वाले हैं। शादी के एक सप्ताह बाद की बात है। मोहन शहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने चंदा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। चंदा बोली, ये क्या कर रही हैं आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं। मैं मैं ये नहीं कर सकती। अरे, कैसी माँ है आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? चंदा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। अरे, अजीब जिद्दी हैं आप। क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह की किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। और आने दीजिए आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। चंदा की इस बात पर शीला जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चाटा चंदा के गाल पर मारा। शीला बोली, सुन, मोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा। और इस प्यादे के कारण ही तो इस दुनिया को सालों से चला रही हूँ। शीला देवी एक बदमाश औरत थी। श्यामपुर में उसका काफी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा मोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन शीला देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और जिसने भी उस नरक से निकलने की कोशिश की। राजवंश, सोहन, तुम दोनों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की। इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वालों को दी गई है। शीला के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती थी।
शीला ने उस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। चंदा उनके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में आई चंदा पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहां से भाग निकली। इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंदा के कमरे में गया। अरे शीला देवी, तुमने पैसे तो पूरे लिए, लेकिन वो चंदा, चंदा कहाँ है? चंदा अपने कमरे में है। और कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। यह सुनकर चंदा देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर चंदा के कमरे में गई तो वो नदारद थी। अरे मुक्तखोरो, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो चंदा भाग गई। चंदा भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर चंदा देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। चंदा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन चंदा तो वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। चंदा पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नजर से बचाकर अपने कमरे में होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जब शीला देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा, शीला बोली, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। शीला देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चंदा पुलिस को उसका राज ना बता दे। लेकिन उधर चंदा ने शीला देवी के पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहां से भागने से पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। एक रोज जब शीला देवी के कहने पर उनका रसोइया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और शीला देवी के मकान सहित उनकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई।